जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल, कराची में। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम दोबारा आ गए हैं। जो ना हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़ अली गाबा साहब, चेयरमैन गाबाज फूड। एक और ख़बर भी चली है। एक तो जो ना वो फ़िशरीज़ वाली कंपनी की खबर चली है और एक और ख़बर चली जिस पर बड़ी लैदे हो रही है और बग़ैर जो है ना वो तहकीक और तस्दीक के जो है ना वो ख़बरें छापे जा रहे हैं कि ये जो सालियाबाद मिनोड़ा वाली जो जेटी है या फैक्ट्री है, ये भी जनाब वो धौंस और धांधली के तहत कायम की गई है। भाई इतनी बड़ी फैक्ट्री कायम हो गई, इतनी बड़ी जेटी, और पूरे आपके कराची के अंदर इससे बेहतर जेटी जो है वो मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये कैसे इतना बड़ा काम जो है ना वो गैर कानूनी हो जाता है? सर इसकी आप ज़रा इसका क्या जवाब देंगे जो अखबारात में छपा है? सर मैं ये बताऊं, मनोरा जेटी जो वहाँ मेरी फैक्ट्री बनाई, जो गवर्नमेंट के कहने से बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की, मेरे पास लेटर है, फेडरल गवर्नमेंट के लेटर है, जो उस लोगों ने बोला भाई ये यूरोपियन यूनियन को बर्फ़ फैक्ट्री बनाए। तो पहले बेरिया वालों को दी थी, बेरिया वालों की वजह से वो नहीं वो बना सके कोई वजह से। फिर मुझे रिक्वेस्ट की, बोला भाई आप ये फ्लेक आइस फैक्ट्री बनाओ। तो मेरे को लाख किलो का उस लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अब लाख किलो की मैंने यकीन करें बेतादाद उधर पीछे लगा है। फ़िशरमैन कॉलोनी बना दी, उस लोगों के लिए जेटी बना दी। फिर मुझे कैफेटी चेयरमैन थे, जो अभी के चेयरमैन से पहले जो चेयरमैन थे, उसने MOU साइन की मेरे से, बोला नहीं आप उसको। मैंने बोला वहाँ पत्थर पड़े हुए ज़मीन के अंदर, किधर लांची इंडिया की आई हुई है, डूबी हुई पड़ी हुई है, कोई लांच की वहाँ से गुजरती है तो वो लांच किसी के पंखे टूट जाते हैं, वो गरीब लोग होते हैं बेचारे के पास, फिर पता चला पंखे ही नहीं है, 15-15 आदमी 12-12 आदमी जो बेरोज़गार हो जाते। फिर उसको बनाने के अंदर उसका बड़ा खर्च, वजह से टूट जाते थे लांचे। वो लांचे जब लो टाइट हाई टाइट के अंदर टूट जाते थे। आज अब मुझे तो इस लोग को हैरत होती है, लोग को तो शाबाशी देनी चाहिए। मेरे पास उसके नक्शे मैंने बनाए, पूरी फैक्ट्री मुकम्मल जब कंपनी कर दी, 6-7 साल मैंने मेहनत की उसके ऊपर, मेहनत करके कंप्लीट फैक्ट्री कर दी है। तो मेरा अभी बर्फ़ भी रोक दिया है, मेरी जेटी पर जुड़े जुड़े मुझे लेटर, तेरे पर 40 लाख रुपए निकलते हैं, तेरे पर 30 लाख रुपए निकलते हैं। अरे भाई मेरे पर किस चीज़ का कमीशन है? मैं तो न किसी से पब्लिक से 1 रुपया लेता हूँ, न किसी फिशरमैन से 1 रुपया लेता हूँ। तो मेरे पर तो कमीशन कमीशन मेरे पर तो लागू नहीं होती है, कमीशन तो लागू होती है फ़िशरमैन पर। फ़िशरमैन तो बेचारा कर्ज से डूबा हुआ है। आप समझ लें फ़िशरमैन की ये हालत है, मॉल वालों को कमीशन देवे, व्यापारी को कमीशन देवे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कमीशन देवे, जो व्यापारी है उसको कमीशन देवे, 200 करोड़ रुपया कमीशन देते होंगे। है वो पत्थर तो बहुत ज़्यादा थे, पर इन पत्थरों पे निकालने में भी जो है ना वो काफ़ी रकम खर्च हुई होगी, काफ़ी जो है ना हैवी मशीनरी लाई होगी। क्या मतलब कितना खर्चा आ गया होगा आपको सारा इस जेटी बनाने में? सर वो तो अभी एक जेब से निकला है, मैंने दूसरे जेब को, मेरा कोई पार्टनर तो है नहीं। मैंने वो जगह के ऊपर जो काम किया है, कोई विज़िट करे उसको, जाके देखे उसको, जो बिट और बाबा के ऊपर कैपेटी ने पैसे दिए हुए, पता नहीं करोड़ों रुपया दिए हुए, वो आज 9 साल से तो वो नहीं बनी है। तो एक फ़िशरमैन के लिए मैंने एक जेटी बना दी और अच्छे तरह से। और मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने जब अलाउ किया लाख किलो फ्लेक आइस के लिए, इससे पहले चेयरमैन ने मुझे अलाउ किया, मेरा MOU साइन किया, मेरे साथ एक एग्रीमेंट की। फिर मैंने पूरा सिर्फ उसका इक्विपमेंट, मैंने 2-3 करोड़ रुपए का तो इक्विपमेंट बनाया। जो वो इक्विपमेंट जो था उससे वो लो टाइट के अंदर, हाई टाइट के अंदर, जब उसका वेट होता है 100 किलो है तो समझो 20 किलो बच जाता है। तो इस तरह से उठाना, फिर लो टाइट के अंदर सब पत्थर निकालना, एक एक जगह के ऊपर मैंने, जैसा एक ज़ाती मेरा पर्सनल काम होवे उस तरह से मैंने काम किया। आज भी वो जेटी आके देखें तो पूरे पत्थर निकले हुए, अभी भी पत्थर दूसरी साइड पर बहुत होएंगे। फिर मेरी जो एग्रीमेंट है जो कोर्ट के अंदर मेरा, उसमें भी केस चल रहा है, जो ये फिशरी के अंदर है उसमें भी मेरा कोर्ट के अंदर केस है। तो वो तो केस कोर्ट डिसाइड करेगी मैं गलत हूँ या मैं राइट हूँ। और ये लोग ने जानबूझ के कभी मेरे को गलत, वो तेरे पर 40 लाख रुपए निकलते, तेरे पर 50 लाख रुपए निकलते। अरे भाई मेरे पर किस चीज़ के पीछे निकलते? तुम्हारा वास्ता नहीं है मेरे से, तुम कमीशन तेरा हक है तो जाके वहाँ आदमी खड़ा कर दो अपना, जाके वो कमीशन ले। मेरे पर तो कोई कमीशन लागू नहीं होती, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, जो कानूनी मेरे पर कोई हक नहीं बनता असलों का। फिर वापस FIR काटने के बाद फिर लेटर, वो पहले आज से 6-8 महीना पहले लेटर दिया था, फिर मुझे कल एक लेटर दोबारा असलों ने ये दिया हुआ है, भाई लेटर आपके ऊपर ये पैसे लागू होते। कोई कानूनी मेरे पर कोई लागू होते तो मेरे पर लगेंगे ना। बस ये जानबूझ के, आप समझो ना, ये फिशरी का मैंने देखा ना, माँ है ना बाप है,
52 साल मुझे हो गए, मैंने फ़िशरी में नहीं देखा कोई आया फ़िशरी को अपग्रेड किया। बस जो आया, बस जो भी आया, जिस तरह से लूट सकते ऐसा लूटो। बहैसियत कौम हमने जो है वो अपने मोहसिनों के साथ हमेशा ही ऐसे ही किया है। जो लोग दर्द दिल रखने वाले हैं और जो लोग जो है ना वो मतलब आम लोगों की भलाई चाहते हैं। आप देखें अब्दुल सत्तार ईदी को किन किन इल्ज़ामात से हमने नहीं नवाजा। हमने डॉक्टर कदीर खान के साथ क्या किया, हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या किया। हम मतलब अपने मौज़ूनों के साथ ऐसा करते आ रहे हैं। ये हमारा पता नहीं एक इज्तिमाई रवैया बन गया है या इज्तिमाई सोच बन गई है। तो इस तरह के लोग अगर इसी तरह जो है ना वो एक दौर आया था कि सनतकार यहाँ से भाग भाग कर जो है ना वो बांग्लादेश में जाके सनते लगा रहे थे, बांग्लादेश में उन्होंने काम किया, बाहर जो है ना वो अपना बिज़नेस किया। लेकिन गाबा साहब आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि भी मुझे भी बाहर जाके जो ना अब सनत कोई लगानी चाहिए, यहाँ पर तो जो है ना बहुत सारी रुकावटें हैं। बस मैं तो पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं तो छोटा सा था, मेरा वालिद का इंतकाल हुआ। मुझे याद है मैं खारदर में रहता था और फ़िशरी नज़दीक थी। और मैं तो जब 13-14 साल का था मेरे पास 7-8 हज़ार लेडीज़ काम करती थी। जो मैं गली में 17 पिलिंग शेड थे, हर गली के अंदर मैं झींगा छीलता था। फिर अल्लाह ने फैक्ट्री दी तो मैंने फैक्ट्री के लिए बहुत बड़े पैमाने में काम किया। जो फ़िशरी बोलते हैं ना, फ़िशरी के अंदर जो फैक्ट्रियाँ बंद थी, जो फैक्ट्री 30-30 साल से फैक्ट्रियाँ बंद थी, और 30 वो फैक्ट्री लिया। फिर उसके अंदर मैंने आपके बैंक के पैसे दिए, इनकम टैक्स के पैसे दिए, हार्बर के 30 साल की पेमेंट की। 30-30 साल की जो फैक्ट्रियाँ, आज जो 5 की 5 फैक्ट्रियाँ चल रही है, 5 की 5 फैक्ट्रियाँ 100-200 करोड़ का एक फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है। आज भी वो फैक्ट्री नहीं लेता तो आज भी वो फैक्ट्री बंद पड़ी होती, आज भी सील होती। आज उसको मैं समझता हूँ 40-42 साल हो गए। जो मैंने वो 30 साल पहले बंद थी, 15 साल मुझे हो गया फैक्ट्री को लेते हुए, तो 45 साल तो आज वो बिल्डिंग क्या, आज वो फैक्ट्री जाएँ तो 200 400 आदमी फैक्ट्री में काम कर रहे। फैक्ट्री बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट कर रही है। तो मैंने तो हर टाइम फ़िशरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं तो अपनी कब्र कराची में बनाऊंगा। कोई जो कमाया तो मुल्क यही, हमने ग्वादर में फैक्ट्री लगाई तो आज 40 फैक्ट्री है। जो 40 फैक्ट्री है, जो पहली फैक्ट्री ग्वादर, जीवनी, पसनी और मारो, हर जगह पहली फैक्ट्री जाके बनाई। और आज जाओ कितनी फैक्ट्री है। ये कोरंगी हार्बर है, 28 साल से ज़ियाउल लोग ने वो हार्बर बनाया था। जो कुत्ते चल रहे थे तो कुत्ते घूम रहे होते थे, पहली फैक्ट्री बनाई। आज जाओ उधर भी 15-20 फैक्ट्री बनी हुई है। तो मैंने तो हर टाइम अल्लाह के, मुझे अल्लाह ने नवाजा। मैं देखा मुझे किसी ने नुकसान मेरा पहुंचाया, अल्लाह ने मुझे और बेहतर किया, और बेहतर किया। तो मेरा यकीन अल्लाह पर है, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। अच्छा, चश्मा गोड वाली फैक्ट्री बड़ी आलीशान फैक्ट्री है, वहाँ पर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई ना? वही शुरू वहाँ भी हुई। जो भी आप देखो ना, जो भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो तो आपको पता है, बस अल्लाह माफ़ करे। बल्कि शाबाशी देने के बजाय कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई वो चीज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना फ़िशरी में मुझे प्रॉब्लम हुआ है। फ़िशरी में यानी बहुत प्रॉब्लम हुआ है। फ़िशरी वाले मतलब सर ये इतना करप्शन का बाज़ार गर्म है। ये जो है ना वो फ़िशरी के अंदर ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इल्म में, हमारे पास उनके लेटर हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके दस्तखत जो है वो नाज़रीन अभी तक जो है ना वो चेक्स पे होते हैं। ये कल खबर नहीं आई है हमारी, और उनके नाम हम शाया करेंगे, आपको बताएंगे। बहुत सारे लेटर्स हैं हमारे पास, वो अभी तक दस्तखत कर रहे हैं। उनके दस्तखत से जो है ना वो चेक पे उन्हीं के साइन हो रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो है ना वो एडहाकिज़म पे लिए हुए थे, वो भी काम कर रहे हैं। और जो है ना बस जो है ना फ़िशरी का अल्लाह ही वारिस है। कमीशन जो है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये सारा कुछ है, फ़िशरी जो है वो तबाही के धाने पे खड़ी है। लेकिन जो है ना सिंध हुकूमत को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा सर, मतलब आपको ये सारी परेशानियाँ हुई यहाँ पर सिंध में, तो बलूचिस्तान के हवाले से तो कोई ऐसा मसला नहीं है दरपेश हुआ आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सिंगल प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिंगल, मैं 93 में बलूचिस्तान में हूँ, आज आप समझो 2020 है। अल्लाह के हुक्म से हर आदमी दिल से इज़्ज़त करता है। आप फ़िशरी के अंदर चले जाओ ना, फ़िशरी में कभी इंटरव्यू ले लें, उधर तो रोज़ का 10-20 हज़ार आदमी आता है ना। आप एक आदमी से इंटरव्यू ले, अल्लाह के अच्छे अल्फाज से बोलेंगे। हमें कोई एक कोई बोलते हो ना मैं गलत हूँ तो सारी रात नहीं सो सकता हूँ। हमने ज़िंदगी में अच्छा काम किया, कभी हमने गलत काम नहीं किया, तो हमें तो कोई नहीं बोल सकता भाई गलत हो। तो किस तरह से हमने कभी, आप जाओ फ़िशरी में अंदर किसी से इंटरव्यू लो, सब अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। हमने हर टाइम फ़िशरी की खिदमत की है और 1-1 रुपया अपने बच्चों को हक हलाल खिलाया है। अच्छा सर, हमारे प्लेटफार्म से गवर्नमेंट को या चेयरमैन फ़िशरी को या किसी भी जो है ना वो अरबाब इख्तियार को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं या आवाम को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, वो क्या होगा?
मैं शौकत अजीज़ के साथ कोरिया गया, मलेशिया गया। वो उधर रास्ते में हमारी बात हुई वियतनाम के थ्रू। सर मैंने बोला उस टाइम पर $8 बिलियन का वियतनाम का एक्सपोर्ट है, तो हमारे भी पास भी 1100 किलोमीटर समंदर है, हमारे पास भी दरिया, बहुत दरिया है, कैश फार्मिंग हो सकती है। तो ये शौकत अजीज़ ने सुना, यूसुफ दीवान हमारे साथ था, LG आला मियां परवेज़ साथ था, चौधरी शुजात था, तारिक इकराम, ऐसे बहुत मिनिस्टर भी साथ थे। उसने बोला ये हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो ये PC1 बनेगा। PC1 बना इस्लामाबाद में, इसमें 7 डायरेक्टर हम बने, 6 डायरेक्टर बने गवर्नमेंट के, 4 सूबे के 4 सेक्रेटरी, एक फेडरल सेक्रेटरी जो ज़ियाउर रहमान था और एक फिशरी कमिश्नर। तो ये फिशरी बोर्ड बनी तो वो प्राउड बोर्ड थी ये, लिहाजा वो बोर्ड नहीं चलने दी, वो 4 सूबे के लिए थी। 4 सूबे के अंदर ये बोर्ड चलती तो आज हम कम से कम 3-4 बिलियन पर तो आराम से पहुँचते। आज भी ये इमरान खान ने ये बोर्ड के अंदर दोबारा सुना है 4 अरब रुपया दिया हुआ है। तो उसको अल्लाह के वास्ते कोई भी ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके अंदर उसको कुरान शरीफ सर पे दियो। बोलो भाई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये तो एक खिदमत है भाई, हम मुल्क के लिए एक्सपोर्ट। आप सोचो ना वियतनाम $10 बिलियन का भी एक्सपोर्ट कर रहा है, हर साल आप देखो उसका 1-2 बिलियन बढ़ जाता है। तो हमारे पास भी 1100 किलोमीटर समंदर है। हम भी नहीं कोई एजुकेशन देते जो फिशरमैन को, भाई अंडे वाली मछली है 15 दिन नहीं मारो, अंडा छोड़ दे हुए, इस तरह से छोटा बच्चा है वो नहीं मारो, आगे जाओ। तो ये कोई हमारे पास चेक बैलेंस नहीं है। इसको एक वन विंडो करके इसको सही तरीके से अच्छे लोग आवे इसके अंदर और एक फिशरी की सही पॉलिसी बने, तो आप देखो फिशरी डे बाई डे ऊपर जाएगी। कोई हमें मशीनें नहीं मंगानी है बाहर से, ये तो समंदर में अल्लाह ने ख़जाना रखा हुआ है, ख़जाना चल रहा है। हम खुद 20-25 साल पहले बोलते थे फिशरी ख़त्म हो जाएंगी, फिशरी ख़त्म नहीं हो रही है। अल्लाह ताला ने समंदर में बहुत बड़ा रिज़्क़ रखा हुआ है, एक चीज़ थोड़ा कम हो जाती, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत आइटम है जो हम पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है इंशाल्लाह, पाकिस्तान बहुत बड़ा मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। और मेरे पास अल्लाह के आज भी 8 फैक्ट्री है, आज 8 फैक्ट्री से मैं रन कर रहा हूँ। ये लोग समझे, मुझसे कोई सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, बड़ा अच्छा और बड़ा मस्बत पैगाम है कि जो है ना वो फ़िरोज़ अली गाबा जैसे लोग, जिनको बाबा फिशरी जो है ना वो लोग कहते हैं, इनकी जो है ना वो तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, बजाय इसके कि इनको तंग करें, बजाय इसके कि इनकी राह में रुकावटें डाली जाएं, इनकी जो है ना वो सजेशंस ली जाएं और जो है ना वो फ़िशरमैन की हालत को बेहतर बनाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको जो है ना वो नॉलेज दी जाए। तो फिशरी अभी जो है ना वो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो वियतनाम से भी जो है ना वो बढ़ सकती है, ये कहना था फ़िरोज़ अली गाबा साहब का। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, मेहरबानी, आपने टाइम दिया। तो नाजरीन जो है ना इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने मेहमानदार मुसव्विर बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल, कराची में।